नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस साइमल्कास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, कर्नाटक के चुनाव बस 2 दिन बाकी हैं, यानी कि 10 तारीख को वोटिंग होगा और आज 8 तारीख को जब हम ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। काफी गरमा-गर्मी, काफी गहमा-गहमी, काफी गाली-गलौज और मुझे लगता है कि राजनीति अपने सबसे निम्नतम स्तर पर हमें इस चुनाव में देखने को मिली है। हर गुजरते दिन के साथ राजनीति का एक नया वीभत्स चेहरा हमारे सामने आ रहा है। शर्मनाक है, लज्जाजनक है, क्योंकि जिस लोकतंत्र की कल्पना जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने जो की थी, आज सब कुछ हो रहा है लेकिन उसके विपरीत हो रहा है। कुछ भी वैसा नहीं है, कुछ भी वो सज्जनता, विनम्रता या ये कहा जाए कि वो त्याग कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। है तो सिर्फ सत्ता लोभ या सत्ता की हवस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसमें विशेष रूप से जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब कांग्रेस को पहले तो आतंकवादियों के साथ जोड़ते हैं और अब कहते हैं कि ये कर्नाटक को देश से अलग करके अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये टुकड़े-टुकड़े गैंग है एक किस्म से। मुझे नहीं मालूम उनके दिमाग में थ्योरी कहाँ से आती है। मुझे नहीं मालूम मोदी जी की मनोस्थिति क्या है इस समय। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन किसी एक दल को ये कह देना कि अब वो कर्नाटक को देश से तोड़ने का प्लान बना रहे हैं और उससे पहले 2 दिन पहले उनको आतंकवादी कहा गया था। मुझे हैरानी है कि चुनाव आयोग ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई उसके ऊपर नोटिस नहीं दिया प्रधानमंत्री को। एक रीढ़ विहीन चुनाव आयोग से हम उम्मीद भी क्या करें? एक रीढ़ विहीन सरकारी संस्थाओं से हम उम्मीद भी क्या करें अल्टीमेटली? अब कांग्रेस ने एक रेड लिस्ट क्या निकाली तो चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता है और उनको नोटिस भेजता है। लेकिन इनके बजरंगबली के नाम के ऊपर चुनाव का बटन दबाना, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं है। शायद किसी में इतना साहस नहीं है कि प्रधानमंत्री को चुनौती दे कि जो आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देश के अंदर एक लज्जाजनक स्थिति पैदा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। अगर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस देश को तोड़ रही है, कर्नाटक को एक अलग देश बनाने का उसका कुछ ऐसा इरादा है, तो फिर उसको चुनाव आयोग की मान्यता क्यों है? फिर वो भारत के अंदर चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? अगर वो आतंकवादियों के साथ में है तो उन्हें चुनाव लड़ने की परमिशन क्यों है? तो फिर इनके सारे नेता सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? वो भी खास तौर से देशद्रोह के अंदर। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इनसे सवाल पूछे कौन? सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इनसे कुछ सवाल नहीं पूछ सकता है। जो सवाल पूछता है वही जेलों के अंदर चला जाता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले, जब डेमोक्रेसी की हर संस्था को तोड़ देते हैं, उसकी संसद के जिस माथे के ऊपर माथा, जिस चौखट पे माथा टेकते हैं उसे तोड़ देते हैं, या जिसके कंधे पे हाथ रखते हैं उसे खत्म कर देते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये मोदी जी के साथ हमने 9 सालों में बहुत भली भांति देखा है। इसी विषय पर बात करने के लिए और कर्नाटक चुनाव के लेटेस्ट क्या चल रहा है वहां पर, हमारे साथ आज एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं यंग फेस ऑफ इंडिया नेहा शुक्ला, असिस्टेंट एडिटर जस्ट टेलीविजन बुक के, जो यूएसए और कनाडा के जो इंडियन डायस्पोरा है और बाकी देशों में उनको कैटर करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पहली बार न्यूज टाइम के मंच पे समीर आत्मज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ है एक चिर परिचित चेहरा डॉक्टर अनिल जैन जी। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। भारत से तो बहुत प्रतिक्रियाएं आती हैं। सबसे पहले नेहा जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। विदेशों में प्रधानमंत्री का ये जो रवैया है, जो एक तरह से गिरता हुआ संवाद का स्तर है, क्योंकि मैं तो अपनी भाषा को संयमित रखूंगा अगर वो नहीं रखते तो। और भारत का कोई प्रधानमंत्री इस लेवल की, इस स्तर की, निम्न स्तर की भाषा को मैंने इस्तेमाल करते कभी नहीं देखा। मेरी भी उम्र 66 साल है, बहुत प्रधानमंत्रियों को बोलते देखा, लेकिन इन जैसा निम्न स्तर का संवाद करते मैंने किसी को नहीं देखा है। क्या विदेशों से कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं जब आपका डायस्पोरा से संवाद होता है नेहा जी? सर, जैसा कि मैंने आपके मंच पे कई बार कहा है, विदेशों में बेशक बस गए हैं वो लोग, लेकिन दिल जो है भारत के लिए धड़कता रहता है। और जब भारत में कुछ भी इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति हो या फिर कुछ भी अनहोनी हो जाती है, कुछ भी दुखद होता है, जैसे जंतर मंतर पर जो चल रहा है, इस तरह की जब भी कुछ घटना होती है तो मुझे जो मेल्स आते, फीडबैक आती हैं, वो सब यही कहते हैं कि मेरा भारत ऐसा हो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। और आप जैसे कुछ लोग हैं जो इस तरह के मुद्दों पर बातचीत भी करते हैं, लेकिन जो भारत का राष्ट्रीय मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है,
वो तो अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको भूल बैठा है। सब जो है कठपुतली की तरह हो गए हैं। अब मैं वापस कर्नाटक के मुद्दे पर आती हूँ सर। 1999 में बाल ठाकरे को जो है हिंदू रिलिजन के आधार पर वोट मांगने के लिए दोषी पाया था। चुनाव आयोग ने एक्शन लिया था, 6 साल के लिए बैन कर दिया था। आज क्या 2014 के बाद से चुनाव आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, और जब हम छोटे-छोटे थे तो इसका ऐसा रौब रहता था कि अगर जिस हिस्से में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर इसका एक रौब देखा जाता था। चुनाव आयोग के अधिकारियों का एक रौब होता था। अब ऐसा लगता है कि वो बैकडोर से काम कर रहे हैं और किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बेंच पे रखा सीट मंच से जब कहते हैं कि कांग्रेस आतंकी सोच वाली पार्टी है, पिछले दरवाजे से ऐसी सोच को बढ़ावा देती है, राजनीति करती है, तो आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने तो जनता से ये वादा किया है कि देश के में जो आतंकवाद है उसका आप नेस्तनाबूद कर देंगे, उसका सफाया कर देंगे। तो फिर पिछले 9 वर्षों से आपने कांग्रेस के ऐसे नेताओं के खिलाफ इस तरह के जो है मुकदमे क्यों नहीं शुरू किए या फिर इस तरह की छानबीन क्यों नहीं की? ये तो कथित रूप से जो भ्रष्टाचार है वो विपक्ष के सभी नेताओं पर वो मामले चलाए जा रहे हैं। लेकिन आतंकवाद, आप किसी भी आधार के बिना अगर आप मंच से इस तरह की बातें कहिएगा आपके विपक्षी विरोधी दलों के लिए, तो मुझे लगता है कि राजनीति में इससे ज़्यादा निम्न स्तर क्या आ सकता है? और हम भूल रहे हैं, शायद बीच में एक और अपडेट आई थी कि हम प्रेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड का, उसमें और नीचे चले गए हैं। 150 से 161 पे पहुँच गए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश जो है, वहाँ की मीडिया हमसे थोड़ी बेहतर कर रही है, थोड़ी ज़्यादा स्वतंत्र है वहाँ पर। तो बहुत शर्मनाक है। विदेशों में इस तरह के बहुत सारे जो हैपनिंग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं। और अभी एक और रिकमेंडेशन आई है अमेरिका में ही। कमीशन ने रिकमेंड किया है जो बाइडेन गवर्नमेंट को कि आप भारत को ब्लैकलिस्ट में रखिए। रिलीजन के नाम पर माइनॉरिटीज के साथ जो यहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और इस बार जो रिकमेंडेशन गई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन गई है। अब पता नहीं जो बाइडेन जो कि हर बार टारगेटेड सैंक्शंस के लिए कहा गया भारत के ऊपर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जी स्ट्रॉन्ग गई है, जैसे हर साल आती है तो थोड़ा, पर इस बार लैंग्वेज जो है काफी स्ट्रॉन्ग है कमीशन की। तो आप विदेशों में, आप पता नहीं कौन से विदेश में कहाँ पे नाम रोशन हो रहा है, लेकिन हम पर्दा हटाकर देखें जो सच्चाई है, नाम रोशन तो कम हो रहा है। वो शायद मोदी जी की वजह से नहीं हो रहा है, किसी और की वजह से हो रहा है, लेकिन ज्यादातर मोदी जी का जो नाम है वो नकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है। और आपको पता ही है जो विदेशों में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कट्टर समर्थक नहीं है वहां पर, बीजेपी के कट्टर समर्थक भी हैं। लेकिन जब इस तरह के मुद्दे आते हैं, रिलीजन का मुद्दा आता है, तो उनकी भी जो है बोलती बंद हो जाती। बजरंगबली के नाम पर बटन दबाइए और कांग्रेस को हराइए, तो ऐसे तो प्रधानमंत्री का बोलना, मन से बोलना। आप कर्नाटक में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप हारने जा रहे हैं? और इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा। द केरल स्टोरी फिल्म, आप सोचिए, फिल्म का नाम उन्होंने लिया, ऐसी फिल्म जो मुझे लगता है कोई रिसर्च बेस्ड नहीं है। आपने देखा टीजर शुरू हुआ था 32,000 महिलाओं से, उन्होंने तीन महिलाओं तक उसको लपेट दिया। और ऐसी फिल्म जिसका कोई रिसर्च नहीं है, प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर है वो अपने आंकड़ों को वापस करेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर सवाल ए पूछा जाता है तो सी का जवाब दे रहे हैं। ऐसी फिल्म का प्रधानमंत्री वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको टैक्स फ्री भी किया जा रहा है। तो साफ साफ लग रहा है कि आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल। और इस बीच में हमारे साथ बैंगलोर से ही वरिष्ठ